दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो अगर जो आप मोटे तौर पर देखेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी और वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय और रक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। इनमें से प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। आप जान लीजिए दोस्तों, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी सीधे सीधे यानी प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सटीक तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आप जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसके बारे में सही उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। वर्तमान में 2021 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्पादन का 29% जो है, और आईईए के आंकड़ों के अनुसार 33% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अकेले करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 14% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 5% उत्सर्जन के साथ चौथे और जापान 3% के साथ पाँचवें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है? तो सही उत्तर है चीन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल? तो सही उत्तर है भूटान। दोस्तों भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। ये सही नहीं है। इसका अभिप्राय है किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो बिल्कुल सही, केवल 2 आपका सही है। आप जान लीजिए दोस्तों, नेट जीरो का तात्पर्य है उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना है, और ग्लोबल वार्मिंग 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि सीमित करने के लिए विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है, और वर्ष 2015 के पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में ये लक्ष्य निर्धारित किया है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को 2050 तक नेट जीरो पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। भूटान वर्तमान में कार्बन निगेटिव देश है और उसने वर्ष 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया ने 2040 तक और अर्जेंटीना ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने 2070 तक नेट जीरो प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सही उत्तर है कृषि। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होती है, मिट्टी में लवणता बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। ये आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण है मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही कारण भी है। दोस्तों देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। वन चारागाह, कृषि, भूमि, नदी, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव और आपदा की स्थिति, इस तरह से जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव में वृद्धि हो रही है
और अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि और वानिकी के उत्पादन और उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थितियां उत्पन्न होंगी। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न होगा। अनावश्यक खाद्य संग्रहण और खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है और सामाजिक तनाव को जन्म देता है। खाद्य असुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक कारण है। दोनों ही कथन और कारण सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखिए, पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषुव अयन या सौर विकिरणित किरणित ऊर्जा। तो सही उत्तर है दोस्तों सौर किरणित ऊर्जा। दोस्तों आप जान लीजिए, मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी के कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और विषुवत अयन इस सिद्धांत के अंग हैं। अगला प्रश्न है, किसने ये सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? तो सही उत्तर है मिलुटिन मिलानकोविच। याद रखिएगा, मिलुटिन मिलानकोविच जो हैं इन्होंने ये बताया था कि दोस्तों जो पृथ्वी सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति भी बदलाव के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संबंध में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना कहते हैं और मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, आइस्कोर, जीवाश्मित पराग, सूक्ष्म वलय वृद्धि या जो है इवेपोराइट निक्षेप। तो सही उत्तर है आइस्कोर। दोस्तों आप जान लीजिए, आइस्कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ चादर को छेद कर प्राप्त किया गया बेलनाकार नमूना है। आइस्कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? समोच्चबाध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। तो सही उत्तर है तीनों। दोस्तों आप जान लीजिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संबंध में ये तीनों यानी समोच्चबाध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। भारत में जलवायु अनुकूल कृषि के लिए तैयारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। बिल्कुल सही है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए परामर्शदात्री समूह जो है CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। बिल्कुल सही है। और तीसरा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो सही उत्तर, तीनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संबंध में कार्बन प्रच्छादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं? देखिए इसमें कौन सा है, परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, बिल्कुल सही। निःशेष तेल और गैस भंडार, बिल्कुल सही। और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। तो ये तीनों ही कथन सही हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव द्वारा जो उत्सर्जन होता है उसके द्वारा भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संबंध में कार्बन संग्रहण के लिए ये परित्यक्त और गैर लाभकारी कोयला संस्तर, निःशेष तेल और गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह ये संभावित स्थान हो सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? देखिए ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और पोर्टलैंड सीमेंट।
तो सही उत्तर है 1, 2 और 3। दोस्तों आप जान लीजिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी में कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित कथनों में से दोस्तों कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन है कि उनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 45% है। दूसरा है सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो 45% वाला कि जो एशिया पैसिफिक संघ के देश हैं उनकी संख्या जो है, हाँ, विश्व की जनसंख्या का 45% है, ये आपका सही नहीं है। वे विश्व की 48% ऊर्जा का उपभोग करते हैं, बिल्कुल सही है। वे विश्व की 48% हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं, बिल्कुल सही। और वे कीटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। तो सही उत्तर 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अब जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों से संबंधित है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 50 से अधिक देशों द्वारा जो समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब से प्रभावी हुआ है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है 21 मार्च 1994 को। दोस्तों 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ है। वर्तमान में ये अभिसमय विश्व के 198 सदस्यों द्वारा रेटिफाइड है और संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 2015 में पेरिस में UNFCCC के बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में जो है 3 कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है। इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और ये 2017 से लागू होगा, सही नहीं है। ये समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक न होने पाए, तो बिल्कुल सही है। और विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। तो ये भी आपका गलत है। तो केवल और केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए दोस्तों 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक हुई। ये समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाए, कथन 2 सही है। सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक 100 अरब डॉलर न कि 1000 डॉलर जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। और ये समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न है 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो आप जानते हैं कि ये पेरिस में हुआ था। ये 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था जो पेरिस में हुआ था। 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस पोलैंड में हुआ। 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ। 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ और पूर्व में ये सम्मेलन नवंबर 2020 में होना प्रस्तावित था। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया। 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 6 से 18 नवंबर 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है पेरिस में कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, इम्पॉर्टेंट है। तो ये 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। अगला प्रश्न है 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो सही उत्तर है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था कहाँ पर।
तो सही उत्तर है COP21 पेरिस में आयोजित हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के बारे में क्या सही नहीं है, आपको बताना है। तो भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा, बिल्कुल सही है। 2030 तक अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा, सही नहीं है। 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी जो है आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए भारत ने क्या प्रतिबद्धता की है कि अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा और गैर जीवाश्म ऊर्जा से 500 गीगावाट तक अपनी क्षमता बढ़ाएगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम कर लेगा और 2070 तक भारत सकल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय विधि है जिसका गठन कैसे हुआ था। तो उत्तर है दोस्तों UNFCCC का गठन रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। तो याद रखिएगा ये पहल UNFCCC के सचिवालय द्वारा प्रस्तुत की गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय UNFCCC ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक नई पहल को लॉन्च किया है जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों आप जान लीजिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत महत्वपूर्ण गैस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष यानी CGCF के लिए सही नहीं है। तो सही उत्तर है इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 के मध्य आहूत किया गया। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित जलवायु निधि या ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है, ये आपका सही नहीं है। केवल और केवल एक आपका सही कथन है। और आप जान लीजिए हरित जलवायु कोष UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है और इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अनुकूलन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी और ये कोष हरित जलवायु निधि कोष बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन से आपके सही है। ये UNEP और यूनेस्को का उपक्रमण है, सही नहीं है। ये एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं, बिल्कुल सही है। ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला जो है आंदोलन है, तो बिल्कुल सही 2 और 3 अर्थ आवर के बारे में सही है। पृथ्वी काल या अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए
WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला विश्वव्यापी आंदोलन है और विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं। और 2021 में पृथ्वी काल 27 मार्च को मनाया गया था, जबकि 2022 में 26 मार्च को मनाया गया। 2023 में ये 25 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो उत्तर है न्यूयॉर्क में। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? सिल्वर लवण, लौह चूर्ण, समुद्री जल या जिप्सम? तो सही उत्तर क्या है? समुद्री जल, ऑप्शन सी। दोस्तों, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन करके वैश्विक तापन पर नियंत्रण किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और इसमें आपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की भी संभावना है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।